चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड स्कोर्स, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। जरा बताओ तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जोर जोर से, पढ़ लिया, छोटा सा चैप्टर है तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चार्ट काट दीजिएगा, गलती से इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर का चार्ट यहां छप गया है, काट दीजिए, बहुत मजा आएगा। इससे थोड़ा कोर्स कम हो जाएगा, एग्जाम के टाइम में 2 महीने का फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनो, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एक्चुअली ये सब्जेक्ट का ही यही ऑब्जेक्टिव है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी लॉ, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेबी से जुड़े हुए लॉ पढ़ते हैं, है ना। अगर आपको याद हो तो सेबी को जो बनाया गया, सेबी का जो जन्म हुआ, वो 3 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हुआ, है ना। अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े हुए 3 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव याद होगा, प्रोटेक्शन था, सबसे पहला ही प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। उसके बाद प्रमोशन, याद होगा, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और तीसरा था रेगुलेशन, याद है, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आपको याद हो तो जो बच्चा सेबी एक्ट पढ़ा हुआ है, जो बच्चा अगर लेट ज्वाइनिंग होगा तो वो अपने गूगल ड्राइव पे पढ़ रहा होगा, है ना, चैप्टर नंबर 2 है शायद सेबी। तो सेबी का जो जन्म कराया गया सेबी एक्ट 1992 के अंदर विद द फॉलोइंग 3 ऑब्जेक्टिव, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आप देखेंगे तो सेबी के जितने भी लॉज होते हैं वो इन्हीं तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए नजर आते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, वो रेगुलेट ही तो कर रहा था, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए इंटरमीडिएट को वो रेगुलेट कर रहा था, तो रेगुलेशन वाला ही तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा था, नहीं कर रहा था, पहले बताइए आप। उसके बाद प्रमोशन, स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर वो कहता है नई नई टेक्निक्स लाओ, T+2 को T+1 करो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तो प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट करता रहता है। लेकिन इन तीनों में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका क्या लिखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। इसी के ऊपर ये चैप्टर, मतलब सेबी का जो जन्म हुआ उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि सेबी का काम होगा जो भी सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं उनकी हितों की रक्षा की जाए। इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर की हितों की रक्षा कैसे होगी, एक तो इन्वेस्टर्स को बहुत सारे आप राइट्स दें और दूसरा उस राइट्स को आप प्रोटेक्ट करें, क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं सेबी के का पहला ऑब्जेक्टिव है। सेबी का जन्म कराने के पीछे का जो रीजनिंग है उसमें सबसे पहला ही रीजनिंग क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होगा ये बताओ, इन्वेस्टर्स को ठगे जाने से बचाना। मतलब कोई भी कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर को ठग ना ले, इन्वेस्टर के पैसे को बर्बाद ना करे, इन्वेस्टर से पैसा ठग ना ले, यही सब तो ऑब्जेक्टिव होगा। किसका एग्जैक्टली, आपका सेबी का। तो देखिए ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मींस टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड, डिसीव्ड और बीइंग पुट टू लॉस। मतलब उनको ठगा ना जाए, उनके पैसे की बर्बादी ना की जाए, उनको लॉस ना हो। किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा कहां लगाते हैं, कंपनीज में लगाते हैं। तो कंपनीज उनको ठग ना ले, कंपनीज उसके साथ छल ना करे, क्या ना करे, छल ना करे। डिसीव का मतलब छल ना करे, और कंपनीज इन्वेस्टर्स के पैसे को बर्बाद ना करे, है ना। जब इस इनिशिएटिव पे काम करता है सेबी, तो सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, एक बार बोल के सुनाओ, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, बोलो।
एक बार फिर से बोलो, आंख मूंद के देखना मत। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो 3 कीवर्ड्स हैं, चीटेड से बचाना, डिसीव्ड से बचाना और बीइंग पुट टू लॉस से बचाना। चलिए बाकी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या सेबी की ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस। ऐसे और भी अथॉरिटीज हैं, कंपनीज एक्ट में आरओसी, आरडी, एमसीए, उसका भी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ना बोल के वहां शेयर होल्डर डेमोक्रेसी इंश्योर कराना कह देते हैं। अगर आपको याद हो, कंपनीज एक्ट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इज नोन एज शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। कि कंपनी में शेयर होल्डर कौन होते हैं? इन्वेस्टर ही तो होते हैं। हाँ, वही सिक्योरिटी लॉ में आके शेयर होल्डर को हम इन्वेस्टर बोलने लगते हैं। नहीं, क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ लॉ है और शेयर होल्डर तो वो है जो पैसा लगा रहा है, और जो पैसा लगाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टर, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, तुमने पढ़ा बीसीएल के अंदर। सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कॉसी जुडिशियल बॉडीज 3 टियर, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इन सबका क्या काम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और देखा जाए तो इन्वेस्टर भी एक तरीके से कंपनी का कंज्यूमर ही होता है। तो ऐसे बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, लेकिन सेबी का तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव भी क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो देखो यहां लिखा भी होगा, देखिए यहां लिखा भी है कि मोर ओवर सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस ओनली। मतलब सेबी का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इसी पर्पस से हुआ था कि उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना है। तो एक बात याद रखिएगा, रेगुलेटर के हिसाब से देखोगे तो सेबी, और कंपनी के अंदर से देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरी। आपने बहुत जगह देखा होगा, जब कंपनी सेक्रेटरी का नाम एज ए कंप्लायंस ऑफिसर लिया जाता है तो उसका पहला काम होता है कि लॉ के, कंपनी के अंदर जितने भी लॉज लग रहे हैं उसका कंप्लायंस करवाना, इसलिए उसका नाम कंप्लायंस ऑफिसर है। लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, कंपनी सेक्रेटरी का काम यह भी है कि इन्वेस्टर्स की हितों की रक्षा करना। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो कंपनी सेक्रेटरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो लॉ कंप्लायंस, और लॉ कंप्लायंस से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ही तो होता है। नहीं होता है? पहले बताइए। क्योंकि जितने भी लॉ बनाए गए हैं, कॉर्पोरेट लॉज, उन सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि ठगी ना हो, छल ना हो, बेवजह लॉस ना पहुंचाया जाए, बेवजह कोई पैसा ना कमाए जबरदस्ती, है ना? तो लॉ का कंप्लायंस लीड्स टू व्हाट? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो कंपनी सेक्रेटरी को बहुत बार चीफ ग्रीवांस ऑफिसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीफ ग्रीवांस ऑफिसर। कि अगर इन्वेस्टर्स को कोई शिकायतें हैं तो कंपनी सेक्रेटरी को बोल सकता है। इसलिए ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम सीएस बन जाओगे तो लॉ का कंप्लायंस तो कराओगे, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ही होना है। क्या होना है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। शुरू करें। इसलिए आईसीएसआई ना गाहे बगाहे मैं देखता हूं वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। छोटा चैप्टर है पर आराम आराम से पढ़ेंगे, स्मूथली निकल जाएगा। शुरू करें। चलिए, सेबी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर। जैसे बहुत सारे लॉ बनाए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट लॉज। सेबी के सारे लॉ रेगुलेशन होते हैं, सब जानता है। वो तो है ही, कुछ और भी टेक्निक्स यूज किया गया है। उसमें से एक टेक्निक कौन है? स्कोर्स। तो स्कोर्स इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। लिखना चाहो तो कहीं लिख लो। स्कोर इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर अचीविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। Scores is one of the technique for achieving investor protection. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को अचीव करना है, उसका एक क्या है? ये टेक्निक है। अब सुनो स्कोर्स में क्या होता है। देखो स्कोर्स का फुल फॉर्म देखो जरा, देखो एस से क्या हो गया? सेबी। सीओ से क्या हो गया? कंप्लेंट। आर ई से क्या हो गया? रिड्रेसल। और एस से क्या हो गया? सिस्टम। पहले ऐसे बना लो। शिकायतों का निपटारा करने का टेक्निक है ये। कंप्लेंट क्या होता है? शिकायत। रिड्रेस का मतलब शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो इसमें क्या है, तो जल्दी बोलो। एस का मतलब सेबी। सीओ का मतलब कंप्लेंट्स का क्या करना है? रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब निपटारा करना। और ये एक सिस्टम है, तो हो गया सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। नहीं समझ में आया तुम लोग को?
तो सुनो, सेबी ने जो ये सिस्टम बनाया उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कंप्लेंट्स का रिड्रेसल, शिकायतों का निपटारा। अब सुनो, पूरा कहानी बताता हूं, ठीक है, कैसे होता है। देखो इधर देखना अच्छे से। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स है, सबसे पहले वो डायरेक्टली जाएगा कंपनी के पास। किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। जैसे मान लो यहाँ कंपनी है, कंपनी तो ये पक्का यहाँ लिस्टेड ही होने वाली है क्योंकि सेबी चल रहा है ना। और यहाँ इन्वेस्टर है, यहाँ कौन है? इन्वेस्टर। फर्स्ट अटेम्प्ट वो डायरेक्टली अप्रोच करेगा। क्या करेगा? डायरेक्ट अप्रोच फॉर रिड्रेसल ऑफ, बोलो, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। पहला बार तो उसको डायरेक्ट अप्रोच करना है। मालूम चला लिस्टेड कंपनी ने रिड्रेस नहीं किया या उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, तो अब याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तब इन्वेस्टर सेकेंड स्टेप पे, इफ कंपनी डिडेंट रेस्पॉन्स, ठीक है, तब ये क्या करेगा? इन्वेस्टर वो कंप्लेंट डालेगा थ्रू स्कोर्स। स्कोर्स एक वेबसाइट का नाम है। स्कोर्स क्या है? एक वेबसाइट का नाम है। ये एक सरकारी वेबसाइट है, सेबी का वेबसाइट है। अगर लिस्टेड कंपनीज या इंटरमीडियरीज आपकी बात नहीं सुनते तो आप फिर सेबी की वेबसाइट के थ्रू क्या कीजिए? कंप्लेंट। उससे क्या फायदा होगा? सेबी को पता चल जाएगा और सेबी चेक करता रहेगा कि कंप्लेंट क्या हुआ और कंप्लेंट का उधर से निपटारा हुआ कि नहीं, है ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इन्वेस्टर क्या करेगा? फाइल्स या सबमिट कंप्लेंट्स ऑन स्कोर्स वेबसाइट। स्कोर्स वेबसाइट। अच्छा, ये कैसे? ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ये ऑनलाइन है। ये पूरा क्या, जब वेबसाइट बोला तो ऑनलाइन ही ना। तो जल्दी बताइए, क्या पहली बार में स्कोर्स पे चले जाओगे या सेकेंड अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट। मतलब अगर पहली बार में वो नहीं सुनता है तो फिर सेबी के वेबसाइट के थ्रू आपको जाना है। और ये स्कोर्स सेबी का वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट पर आपको अपना यूजर आईडी बनाना है। हर जगह यूजर आईडी बनता है आजकल, देखे होगे, हर वेबसाइट में घुसो यूजर आईडी बनवाते हैं लोग। एक यूजर आईडी बनाइए, उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट कीजिए। कंप्लेंट सबमिट करते ही आपको उधर से एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा ऑनलाइन, और वो कंप्लेंट नंबर अपने पास रखिए। इंतजार कीजिए कि कंपनी रिस्पॉन्स करती है या नहीं। अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करती है फिर भी, तो फिर सेबी को आप, मतलब उसे भी दिखता रहेगा, सेबी को खुद ही पता चल जाएगा कि एक ऐसा इन्वेस्टर है जिससे कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हुआ नहीं है। सेबी सीधा लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या ले लेगा? एक्शन। बात समझ में आए कि नहीं पहले बताओ? तो पहले इसको उतार लो, उसके बाद समझाता हूं। और इसी तरह तुम लोग को भी कहता हूं मैं कि पहले स्टाफ से बात किया करो, उसके बाद मेरे पास कुछ भेजा करो। तुम लोग क्या करते हो? पहले मेरे पास भेजते हो, बाद में मेरा स्क्रीनशॉट दिखाते हो स्टाफ को। ऐसे देखते रहते हो तुम लोग तिरछी नजर से। मैं वही बच्चे को देखा अभी कि क्या स्टाफ इनके लिए लेके आ रहा है। ऐसे देख रही थी ऊपर, अब ऐसे देख रही। बदमाश हो तुम लोग, बदमाश। अच्छा, एक बच्ची पूछ रही है, श्वेता अग्रवाल, स्कोर्स इज वन ऑफ द टेक्निक, उसके बाद क्या क्या लिखा था? स्कोर्स इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर अचीविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। स्कोर्स इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर अचीविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा ना? आज डायरेक्ट टू होम वाले ने अटेंडेंस नहीं दिया ठीक से। चलिए आगे बढ़े। तो स्कोर्स क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में यूज कर लोगे या सेकेंड अटेम्प्ट में? तो सेबी के थ्रू जाएगा। अब इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एडवर्टीजमेंट दिखाता हूं, ठीक है, सेबी का। सेबी जो कैंपेन चलाता है, देखिए स्कोर्स के बारे में लोगों को कहां मालूम है, मालूम हो तो लोग यूज करें। तो स्कोर्स के लिए वो है ना अवेयरनेस कैंपेन चलाता है। क्या चलाता है? अवेयरनेस कैंपेन। वो अवेयरनेस कैंपेन दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे मैं पहले भी दिखा चुका हूं, याद होगा, पहले दिखा चुका हूं ये सब। हाँ,
चलो देखना, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझना। Oh, hi, sir. Actually, ma'am, my dividend warrant hasn't come as yet. एक चीज देखा तुमने, पहले ये कंपनी के पास पहुंचा, वो जो बैठा हुआ ना, वो जो पूछा है कि मेरा डिविडेंड वारंट मुझे नहीं मिला, तो वो कौन है? इन्वेस्टर। और सामने जो बैठा हुआ वो सब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का कोई कंपनी सेक्रेटरी है। अरे इन्वेस्टर रिलेशन कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जो टाई वाई पहन के बैठा है, तुम ही लोग हो ये सब। अरे आप लोग क्यों कंपनी का एनुअल रिपोर्ट नहीं देखते हैं? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है? इन्वेस्टर्स को कोई भी शिकायत हो तो कंपनी सेक्रेटरी को लिखें, यही बोलता है ना। तो ये कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है। और देखिए आप, You'll have to file a written application to get that, sir. So the written application is already given. Oh, good. Ginger tea, masala tea, anything? Tell me your name again. Vasant Kumar Kabra. Vasant Kumar. Oh, Kabra meaning Bengali. Haryani? Sir, your exact problem. I still haven't got my dividend warrant, sir. Just a second. Uh-huh. I see. Oh. Sir, your dividend warrant, na, still hasn't come. No response to your investment complaints? Complain to the right authority. Log on to scores.gov.in and get a response to your investment complaints. SEBI, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो ज्यादा ताकत में नहीं आ गए हैं? ये समझ में आया? क्या समझ में आया पहले बताओ, क्या हुआ था इसके साथ? पहले ये कंप्लेंट करता रहा, कभी इस डिपार्टमेंट, कभी उस डिपार्टमेंट, कभी उस डिपार्टमेंट, इसको भेजा गया। मतलब इन टोटल उसकी कंप्लेंट कंपनी में सुनी नहीं गई। इसको क्या बोला गया? फिर पीछे से क्या आवाज आई कि आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है, आप इस कोर्स वेबसाइट पे जाइए और देखिए आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी, है ना। और लास्ट में क्या बोला? सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत, है ना। तो और भी है इसमें, और भी तो था, एक ही तुम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने और भी था ना, और भी। अब इसका अच्छा एक बात बताओ, अब ये चक्कर है, तुम लोग के सामने मैं कुछ ढूंढ नहीं सकता इस पर। YouTube में कुछ वीडियोस आ जाते हैं, तुम लोग देख देख के हंसते रहते हो। नहीं हंसोगे ना? सीधा जो सच मारूंगा उसी को देखोगे ना, पक्का सोच लो। एक्चुअली रुको, सेबी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दूसरा वीडियो कहीं आ गया तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, बार बार यही वाला आ रहा ना। इसमें कोई सेबी का वेबसाइट नहीं है, देखो तो सेबी वाला कुछ। अच्छा रुको, और भी 3-4 दिखाया था एक बार। अच्छा फोल्डर था, आपको याद होगा, और भी दिखाया था मैंने। एक ही आ ही रहा है, एक ये भी है ना, ये भी दिखाया था ना मैंने, लेकिन ये खैर स्कोर्स वाला नहीं है, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला है। At नहीं, 11 a.m. Take the BYJU'S National Scholarship Test. बकवास है। तू ये स्कीम देख, ये एक बार 50,000 रुपए डाल, 6 महीने बाद हर महीने जिंदगी भर के लिए 10,000 रुपए। सच्ची? सच में? अरे मैंने खुद इन्वेस्ट किया इसमें। तू इधर से। अरे ये देखिए, ये तेल 2 बूंद अपने सर में डालो और 1 हफ्ते में बालों की गारंटी। ये मैं ले लूं क्या? बकवास है। किस टाइम ये सुनो, सोना बेल्ट 1 हफ्ते यूज करो, 7 किलो वजन कम। भाई ये मोटे तू ले ले। छोड़ यार, छोड़ तू साइन कर। ये बेस्ट है। तेजस्वी लॉकेट, जिंदगी भर की खुशियां पाओ। ऐसा करते हैं अपन तीनों एक ले लेते। कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ तो ऐसा कभी होता है क्या? कम समय में ज्यादा फायदा मतलब धोखा, इसीलिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर ले। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत, है ना। तो खैर ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन था। ये क्या था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एक ये भी वाला है, सेबी वाला। मजा आ रहा होगा तुम लोग को, नहीं? मिस्टर कपूर के सर पर 2 बाल हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या बात? पर शादी नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह इल्लीगल है। तुम लोग सेबी के बारे में सुनने आए हो या चुटकुला सुन रहे हो? क्या था चुटकुला? क्या था? सर पे 2 बाल, दोनों में बहुत प्यार, लेकिन दोनों शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बाल विवाह हो जाए। वाह वाह,
यही याद रह गया, सेबी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। Blue देखो chips worth rupees 20,000 and get 200% appreciation in 2 months. बिन मांगे मिली एसएमएस स्टॉक टिप्स को हंसी में उड़ाना ही बेहतर है, क्योंकि इन पर भरोसा करेंगे तो फायदा आपका नहीं किसी और का होगा। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेबी। सेबी हर इन्वेस्टर की ताकत। अच्छा, इसमें क्या क्या समझा तुम लोगों ने अभी तक, ये बताओ पहले। अरे बाल वाला नहीं, तुमने क्या क्या समझा जल्दी बताओ पहले। एक, हाँ 200% वाला कुछ होता नहीं है ना। हाँ, इसमें किसी और का फायदा हो, चूंकि लूट के लेके जाएगा। खैर, ये सब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें से एक स्कोर्स के ऊपर था, देख ही लिया था तुमने। चलो स्कोर्स के बारे में अब लाइन बाय लाइन बताऊंगा। चलो एक काम करते हैं, पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, फिर स्कोर्स का वेबसाइट देख लेंगे। या पहले वेबसाइट देखोगे? पहले पढ़ा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां मैच करेगा। चलो सबसे पहले बताइए, स्कोर्स क्या? वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिडेस सिस्टम है सेबी का। बोलो, वेब बेस्ड का मतलब वेबसाइट है ये। लिखो, वेब बेस्ड का मतलब ये वेबसाइट है। वेबसाइट का एड्रेस बोलो। scores.gov.in है ना, यही है। चलिए, स्कोर्स से के थ्रू क्या कर सकते हैं आप? स्कोर्स इन्वेस्टर्स उसके थ्रू अपने कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, नंबर 1। फिर फॉलो अप भी कर सकते हैं कि उनकी शिकायतों का क्या स्टेटस है, ट्रैक भी कर सकते हैं, है ना। और ये सारा काम होगा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहोगे तो हो जाएगा, इंटरनेट के थ्रू हुआ ना। चलिए, स्कोर्स का कुछ सेलिएंट फीचर्स बताइए। क्या स्कोर्स वेब बेस्ड है और 24/7 चालू रहेगा? वेबसाइट तो 24/7 चालू रहता है, मालूम है, ठीक है। अच्छा, कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स किस बात का? जैसे कंप्लेंट तुमने डाला और वहां से 30 दिन में आना था, तो तुमने 30 दिन का रिमाइंडर लगा दिया कि मुझे भी याद आ जाए कि मुझे चेक करना है कि 30 दिन में उधर से रिस्पॉन्स आया कि नहीं। जैसे हम लोग अलार्म नहीं लगाते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे अलार्म बज जाए और हम उठ जाएं, तो यहां पे क्या लगा देंगे? रिमाइंडर। जैसे आपको याद रहे कि मुझे इस कंप्लेंट को एक बार फॉलो अप करना है ना। तो आप ये कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। अगला, जहां आप कंप्लेंट डालोगे क्या तुरंत एक ईमेल आ जाएगा? और बोलो, जो एक्नॉलेज करेगा कि तुमने कंप्लेंट डाल दिया है, और तुमको मिलेगा एक CRN। क्या मिलेगा? CRN। CRN का फुल फॉर्म बोलो। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल डाल के आप चेक करते रहेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। चलिए अगला, जब आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका कंप्लेंट तुरंत उस एंटिटी के पास पहुंचा दिया जाएगा जो एंटिटी से जुड़ा हुआ वो कंप्लेंट है। जैसे रिलायंस के खिलाफ किया तो रिलायंस को पहुंच जाएगा वो, ठीक। इसका मतलब स्कोर्स पे आप भी रजिस्टर्ड होंगे, कंपनी भी रजिस्टर्ड रहती है, तभी तो अंदर अंदर मैच कर जाएगा। अगला, उसके बाद वो जो एंटिटी है, जो कंपनी है, उसको एक रिपोर्ट वहां पर ऐड करना पड़ेगा, ACATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने इस शिकायत का निपटारा करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया। अगर उन्होंने ATR अपलोड कर दिया तो इसका मतलब उसने अपने शिकायतों का निपटारा कर दिया, ठीक है। सेबी क्या कभी भी किसी का ATR चेक कर सकता है? यस। सेबी पेरूसेस का मतलब चेक करना, देखना। सेबी ATR को देखेगा। किसको देखेगा? ATR को। और अगर उसको लगता है कि हाँ कंप्लेंट रिड्रेस हो गया है ना, तो वो कंप्लेंट को क्लोज कर देगा। सेबी कंप्लेंट को क्या कर देगा? क्लोज। तो हो गया तुम्हारा काम। कोई दिक्कत? कंसर्न इन्वेस्टर कभी भी चाहे तो ऑनलाइन ही वो चेक कर सकता है स्टेटस। बताया था ना, स्टेटस करने के लिए उसको क्या डालना है? CRN, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, जो कंपनी है, कंपनी को यहां एंटिटी बोलते हैं, जो कंपनी है और इन्वेस्टर है, क्या वो आपस में बात भी कर सकते हैं क्या ऑनलाइन? जैसे तुमने कंप्लेंट डाला और उधर से वो पूछा कंपनी सेक्रेटरी कि आपने जो कंप्लेंट दाखिल किया है उसमें ना डिबेंचर सर्टिफिकेट भी जरा भेजिए, तो उधर से भेज दिया। ये सब चलेगा? अरे बात नहीं चलेगा तो कैसे होगा? आज ही देखो क्लास में स्टूडेंट सब कभी क्वेश्चन पूछता है
मैं बोलता हूं आंसर देने से पहले स्क्रीनशॉट भेजो कहां से ये लाइन उठाए हो। नहीं, क्योंकि उसी वर्ड का कंपनी लॉ में अलग मतलब हो सकता है, सिक्योरिटी लॉ में अलग मतलब हो सकता है। एक बच्ची ने कंप्लेंट किया, इसी क्लास में अभी होगी भी शायद, या शायद नहीं, इसमें नहीं, मॉड्यूल फर्स्ट में। उसने बोला कि सर एक एक्ट है, वो एक्ट लेबर लॉ में नहीं है, मतलब आपने जो पढ़ाया उसमें नहीं है, पर मॉड्यूल में है। तो मैंने बोला ठीक है, मॉड्यूल में कहां पर है, खोज की फोटो खींच के भेजो। पूरा मॉड्यूल खोज ली, मिला ही नहीं। तो अपने आप कंप्लेंट खत्म। क्योंकि क्या किया था आईसीएसआई ने, जो शुरू में पहला पेज नहीं लगाते, अब बोलते हैं हमने इस एक्ट को कवर किया है। बहुत सारा एक्ट नहीं लिख देते हैं, वो वहां लिखा था उन्होंने, पर चैप्टर नहीं दिया था उसके ऊपर। तो जब चैप्टर दिया नहीं था तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं समझ में आया, है ना। अब जैसे सिक्योरिटी लॉ है, सिक्योरिटी लॉ का पहला पेज देखोगे ना मॉड्यूल का, तो उसमें वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर के मैकेनिज्म के बारे में भी लिख देते हैं, लेकिन हो सकता है उसको ना पढ़ा रहे हो बाद के चैप्टर्स में। तो देखो, अब मैंने आपस में कम्युनिकेशन किया और कंप्लेंट का रिड्रेसल ऑटोमेटिक हो गया। तो क्या कम्युनिकेशन चाहिए दोनों के बीच में? अगर आप कम्युनिकेशन नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा बताओ? कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना। आगे चलें, चलिए। क्या हर कंप्लेंट का एक ऑडिट ट्रायल होता है क्या? यस, ऑडिट ट्रायल समझते हैं आप? कभी भी सेबी घुस के चेक कर सकता है, कभी भी सेबी घुस के चेक कर सकता है किसी का भी। जैसे आपने सुना होगा, ये जितने भी कॉल सेंटर वाले होते हैं उसमें एक लैंग्वेज आता है कि आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो क्या लगता है तुम्हें, वो जो कॉल सेंटर वाला होगा या कंपनी वाला होगा, सारे कॉल को सुनता होगा बैठ के ना, किसी को भी उठा लेता है। तो क्या लगता है तुम्हें, सेबी सबका सुनता होगा, सबका कम्युनिकेशन चेक करता होगा बैठ के, या किसी का भी उठा लेगा? यस, रैंडमली उठा लेगा। अब मैं तुम लोग का भी ऐसे ही रैंडम चेक करने वाला हूं। किसी भी स्टूडेंट को मेरे तरफ से कॉल जाएगा और उससे मैं पूछूंगा कि आपकी ये सर्विस स्टार्ट हुई है कि नहीं। अगर उसने बोल दिया कि सर्विस मेरी स्टार्ट नहीं हुई है तो स्टाफ पे पेनल्टी लग जाएगी। समझ में आ रहा है? अब मैं भी ऑडिट ट्रायल करने वाला हूं इसी तरीके से, समझ में आया? और उल्टा तुम लोग के साथ भी होगा, कभी भी टेस्ट ले लूंगा, ये भी तो ऑडिट ट्रायल है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। अच्छा, स्टाफ पे पेनल्टी लगे तो बड़े खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे। जब अपने पे बात आई तो तुम लोग का भी ऑडिट ट्रायल होना चाहिए। किसी घर पहुंच जाऊं, घसीट के वहां से लाऊं क्लास, क्लास में बच्चे एब्सेंट रहते हैं, अभी मैं अटेंडेंस रजिस्टर देखूंगा तो पता चल जाएगा मुझे, हैं? तो ऑडिट ट्रायल होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जैसे मम्मी पापा को, आपको भी, अगर डायरेक्ट टू होम घर पे देख रहे हो तो मैं बता रहा हूं, कभी तुम फोन पे बात करो, एक फोन छीन के सुन लेना चाहिए उनको कि कैसी आवाज आ रही है उस साइड से। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते, समझे ना। मम्मी पापा आराम से ऐसा कर सकते हैं, उनके पास राइट है, समझे। याद करो वो दिन जब तुम चल भी नहीं पाते थे तो मम्मी पापा ने तुम्हें चलाया है, तो उनको चलाने की कोशिश मत करो तुम, है कि नहीं। तो क्या मैं भेजूं, एक रिक्वेस्ट भेजूं सारे माता पिता को कि आप ऐसा किया कीजिए। कभी भी बच्चा रात में बात कर रहा है, ठंड के मौसम में रजाई कभी वो हटा के भी देखिए, क्योंकि रजाई के अंदर पूरा एक फॉग रहता है। बात करते करते फोन पे भी एक लेयर आ जाता है, और उस लेयर को साफ करने के लिए थोड़ा सा उठाया जाता है, उधर से हवा आता रहता है, और अंदर बोलो ना बोलो, सब मालूम है तुम लोगों का मुझे, है ना। कहा आपको कैसे पता? क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही ऐसे टीचर भी कभी स्टूडेंट, पूरा लेयर बन जाता है। तुम देखना मोबाइल पर दिखेगा तक नहीं, फिर हम लोग उसे बाहर रखते हैं मोबाइल, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर हाँ बोलो, है ना। मैं नहीं, तुम लोग, मैंने अपने दोस्तों से सीखा। आगे चलिए, अगला अगला, अरे इधर देख लो, जे पॉइंट। अच्छा, ये जितने भी कंप्लेंट हैं ये कहां सेव हो जाएंगे? तो क्या ये हिस्ट्री बन जाएगा? बोलो। अब वहां एक MIS रिपोर्ट बनता है, जिससे कि सेबी बीच बीच में चेक करता रहता है कि हमारे स्कोर्स का क्या हाल है। MIS समझते हैं आप? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से, एकदम सही बोला। हमारे यहाँ भी MIS है, मेरे कोचिंग में भी। हमने बहुत पहले बनाया, आज नहीं बनाया, 2013 में बना दिया था। अपना प्रॉपर MIS है, और MIS मैंने खुद डिजाइन किया। बाकी इंजीनियर को तो मैंने बैठाया, मुझे थोड़ी आता है वो वेबसाइट की प्लानिंग, वो लैंग्वेज जावा पावा सब थोड़ी आता है, पर मैंने सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए। मतलब आज दिन भर में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ मैं चेक कर सकता हूँ, कितने बच्चों का फीस ड्यू है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, 1 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। तो ये मैंने MIS, तो उससे ना परफॉर्मेंस पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जैसे मैंने पहले 7 दिन का डाला और देखा एडमिशन, तो एडमिशन दिखाया 7 दिन में 17, पिछला 7 दिन देखा उसमें था 12, तो इसमें तो ग्रोथ है। इसी तरीके से यहाँ इनके MIS पे क्या जाता होगा, इस पीरियड में इतने कंप्लेंट आए और इतने रिड्रेस हुए,
अगर वो 90% के आसपास रिड्रेसल है तो स्कोर्स काम कर रहा है, लेकिन देखा अरे कंप्लेंट आया 100% और रिड्रेस हुआ सिर्फ 5%, तो इसका मतलब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो क्या लगता है तुम्हें अच्छा है ये? चलो इसी बेसिस पर मैंने भी एक स्टार्ट किया, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। चलिए स्कोर्स पोर्टल पे कैसे कैसे जा सकते हैं, पढ़ो तो इसको पूरा। ये आईसीएसआई का नॉन ग्लैमरस चार्ट है। कैसे कैसे होगा जल्दी बताओ। सबसे पहले ये यूजर रजिस्ट्रेशन, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड से बनाना पड़ेगा। बोलो, चलो बोलते जाओ कैसे कैसे होगा। सब पढ़ो, उठा उठा के पूछता हूं अभी, रुको अभी। पढ़ लिया? मैं तो 2-3 चीज पूछता हूं, उसका जवाब देना। क्या पता एग्जाम में ये आ जाए, स्कोर्स प्रोसेस लिख लो, यहां हेडिंग बनाओ, स्कोर्स प्रोसेस। ये क्या है? स्कोर्स प्रोसेस, स्कोर्स प्रोसेस। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, यूजर रजिस्ट्रेशन होगा क्या? वहां पे एक जगह आएगा रजिस्टर हियर, क्या आएगा वर्ड? रजिस्टर हियर। क्लिक करो, वो नाम वाम सब पूछेगा, सब पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब पूछेगा। फिर तुम्हारे मोबाइल पे क्या भेजेगा? ओटीपी। उसके बाद पासवर्ड सब जनरेट हो जाएगा। होता है जनरली ऐसे होता है हर जगह। अच्छा कंप्लेंट क्या मतलब, कंप्लेंट जो आपको करना है 1 लाख वर्ड में कर रहे हैं, चलेगा? 1000 वर्ड, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे तो 2 MB से ज्यादा होना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा वो क्या बोलते हैं, जो कुछ इमेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसको भरो, कैप्चा। अरे कैप्चा तो हद किया हुआ आजकल, हर चीज में कैप्चा लगा रहा है। कैप्चा लगाने का तरीका अलग हो गया। बहुत बार बोलेगा LIC कहीं पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए एडवर्टीजमेंट के लिए। देखा होगा IRCTC की वेबसाइट पर, और IRCTC तो बड़ा बेइज्जती कर रहा सबका। मेरे से वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछता है। हाँ मेरे से एक दिन पूछा कि 117 माइनस 93, तो वहां पे ना रिफ्रेश का ऑप्शन है, मैंने उसको क्लिक किया। अच्छा हाँ वो समझ लेता है कि लगता है इसका मैथ हिला हुआ है। फिर मेरे अगले बार क्या बोला मालूम है? 50 माइनस 0 इक्वल टू, मैंने लिख दिया 50। आप देखिएगा पहले भारी पूछता है वो, 2-4 बार रिफ्रेश करोगे ना तो परेशान हो जाएगा, तो फिर 0 वाला पूछता, -0। हाँ तो मैं ये गलत बात है, लेकिन बताइए ये तरीका थोड़ी ठीक है। किसी ने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा हो तो ऑनलाइन टिकट ही बुक नहीं कर पाएगा, किसी और को बुलाना पड़ेगा, भाई जोर के बता दो। गलत बात है। प्लस तक तो ठीक है, लेकिन आजकल कभी कभी देखता हूं डिवाइड भी पूछ लेता है। हाँ हेडिंग। एक बात याद है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो छोटा छोटा मैं ICSI के वेबसाइट से काट के लाता हूं ना, ICSI के मॉड्यूल से, उनको लगता है बेकार है। बेकार उकार नहीं है, इसी को मैं टाइप कर देता तो तुम्हें नोट्स लगता। मैंने सीधा उठा के काट के डाल दिया यहाँ पे। तो इसको पढ़ना, इसका हेडिंग क्या बताओ? तो ये लिमिटेशन का मतलब क्या है जल्दी बताइए आप, कि क्या लगता है तुम्हें स्कोर्स के थ्रू सब कुछ हो जाएगा या उसकी भी कुछ कमियां हैं? कुछ कमियां हैं, कुछ तो इसमें भी कमी है। अब क्या क्या कमी है? सम टाइम क्या होता है देखो, कब क्या होता है? सम टाइम क्या होता है सो देखो, कब क्या होता है? हाँ सम टाइम ऐसा होता हुआ नजर आता है कि कंप्लेंट सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया, मतलब कंप्लेंट सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया, और उसके बाद एंटिटी को कहा जाता है कि आप ना कंप्लेनेंट को एक बार रिप्लाई दे दीजिए कि कंप्लेंट क्या हो गया, पूरे तरीके से रिजॉल्व हो गया, है ना। चलिए लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो नॉर्मल बात था कि आपका कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया, आपको उसको भेज दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे से गलती हुई। नहीं समझ में आया? बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे होते हैं जिसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तुम ही लोग स्टूडेंट हो, तुम ही लोग को बताता हूं। कोई बच्चा मुझे लिखता है कि सर मेरा ना D2H बंद कर दिया गया, तो मुझे सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाता है वो। तो जब मैं स्टाफ से पूछता हूं कि इसका क्यों D2H बंद हुआ है, तो वो बोले कि सर वो लगभग फीस ओवर ड्यू चल रहा है 1 महीने से। अब तो 1 महीने से ओवर ड्यू चल रहा है तो ये तो सफिशिएंट कॉज है। या तो अपना आके बात कर लो कि घर में कोई परेशानी है, कौन नहीं समझेगा दुनिया में, सबको परेशानी होता। लेकिन तुम बात भी नहीं करोगे, सुनोगे भी नहीं,
और सीधा मुझे मैसेज कर दोगे तो ये तो एक पक्ष दिखाना है, तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। यही मैं क्या करूंगा पहले बताओ, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा ना, फिर मैं क्या बोलूं उसमें? हाँ बोलूं तो भी दिक्कत, ना बोलूं तो दिक्कत, ना बोल दूं स्टूडेंट बुरा मान जाएगा, हाँ बोलूं स्टाफ बुरा मान जाएगा। तो मुझे तो सबको साथ में लेके चलना है। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा कि नहीं गलती हुई ही नहीं। अब सीधा सा बात है, तुम्हारा फीस नहीं जमा है, आपस में कॉम्प्रोमाइज करो या तो आके, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, तो भाई सिस्टम काम करेगा। क्योंकि जो गूगल ड्राइव D2S सब होता है ना, ये मुंबई से चलता है। आपने कभी फोन किया होगा, पुणे की कंपनी। तो जब हम उनको फीस नहीं देते हैं तो वो वहां से पूरा बंद ही कर देते हैं। तो बताओ इसमें हमारा क्या गलती है? ये भी तो सोचना, ऑनलाइन वाली चीज तो उनके हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी, हम लोग को थोड़ी पता, हम तो CS हैं। तो ये बहुत है। तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि भाई ये कोई कंप्लेंट ही नहीं है, क्योंकि इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं, वो तो आप ही को उल्टा रिजॉल्व करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उस केस में क्या होगा, अगर उधर से डिनाई कर दिया कंपनी, इंपॉर्टेंट वर्ड डिनाई है, तो अब ये डिस्प्यूट बनेगा। क्या बनेगा अब ये? डिस्प्यूट। क्यों बनेगा डिस्प्यूट? हाँ, कंप्लेनेंट बोल रहा है कंपनी गलत, कंपनी बोल रही है हम गलत, नहीं, अब तो ये डिस्प्यूट बन गया। तो क्या है, यही का यही डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होगा? पहले बताइए, एक कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? कंप्लेंट, डिस्प्यूट को नहीं। कौन गलत कौन सही, ये तो अब या तो SAT में जाए केस, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाए, या सेबी के कंप्लेंट वाले डिपार्टमेंट में, डिस्प्यूट वाले डिपार्टमेंट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाए, या कंज्यूमर कोर्ट में जाए, या नॉर्मल कोर्ट में जाए। तो क्या यहां सेबी तुरंत बैठे बैठे जज बन जाएगा स्कोर्स वेबसाइट पे कि कौन गलत कौन सही? क्या अभी ये गया मतलब ये हट जाएगा, अब स्कोर से हटेगा ये, अब ये स्कोर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो यही लिखा हुआ है। अब देखिए, क्योंकि यहां यही पता नहीं चल रहा है, इट इज अनक्लियर कि कौन रॉन्ग डूइंग किया है, मतलब कंप्लेंट करने वाला बेकार कंप्लेंट कर रहा है या कंपनी गलत है, ये पता चल पा रहा नहीं है। तो याद रखिएगा, सेबी यहां पर जज वज नहीं बनेगा, ना ही आर्बिट्रेटर बनेगा। सेबी ना तो किसी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ना किसी का अटॉर्नी बनेगा, मतलब सेबी कुछ कहेगा नहीं अब, क्योंकि सेबी का ये काम नहीं है। अगर आपको डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया है, डिस्प्यूट, तो आप सिक्योरिटी लॉ के अंदर या अदर लॉस के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के 100 तरीके हैं। बताओ तो सिक्योरिटीज लॉ के अंदर क्या है? आप SAT में जा सकते हैं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा सकते हैं, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, दैट इज CDRA। तो आप वहां जाइए भाई, आप वहां जाइए। तो देखो लिखा है ओन देयर ओन। अब इन्वेस्टर को कहा जाएगा कि अब अपना भाई आप कोर्ट जाइए, कंज्यूमर कोर्ट जाइए या आर्बिट्रेशन में जाइए। मतलब अब स्कोर्स का कोई मतलब नहीं। स्कोर्स तब है जब कंप्लेंट हो, कंपनी उस कंप्लेंट को माने और उसको रिजॉल्व करे। लेकिन कंप्लेंट अब डिस्प्यूट का रूप ले लिया है, तो फिर वो उसमें जाएगा नहीं। तो कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, कंप्लेंट वर्सेस डिस्प्यूट, ये है ना। तो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, डिस्प्यूट बन रहा है, कंप्लेंट नहीं है। तो कंप्लेंट रिजॉल्व होगा स्कोर्स से, डिस्प्यूट तो कहां जाएगा, बोलो जल्दी से। आपको SAT के पास जाइए, CDRA के पास जाइए, आर्बिट्रेशन में जाइए, है ना, मीडिएशन में जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद नहीं है तुम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट बचपन में पढ़ाया था, तो बताया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन तो DRS से होगा ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। और आजकल जानते हो DRS में ADRS भी आ गया, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन, ये सब नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को। तो बताइए, सेबी स्कोर्स का क्या है, कंप्लेंट का रिड्रेसल है ना, डिस्प्यूट का रिड्रेसल थोड़ी है कोई। अच्छा, स्कोर्स का वेबसाइट कोर्ट है, तो फिर समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हारे कंप्लेंट किसका रूप ले ले, डिस्प्यूट का, तो फिर स्कोर्स का कोई भी रोल नहीं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। बाकी एक बात वो याद करा रहा है कि अगर आपको जाना है कहां, कोर्ट वोट में, तो लिमिटेशन एक्ट को थोड़ा याद रखना, क्योंकि याद है ना, लिमिटेशन एक्ट एक टाइम बार्ड कर देता है, एक समय के बाद आप कोर्ट में केस लेके जा नहीं सकते। जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले बताओ। आगे बढ़े, ये चार्ट भी काट दीजिएगा आप, ये गलती से किसका चार्ट आ गया है। चलो हेडिंग, अरे हेडिंग पढ़ लो, सबसे जरूरी है। मतलब ऐसा कंप्लेंट करोगे भी तो वो कंप्लेंट माना नहीं जाएगा। तो ये स्कोर्स पे डील नहीं होगा, नॉट टू बी डील्ड ऑन
dealt on scores, क्योंकि इसको कंप्लेंट ही नहीं माना गया, नॉट टू बी डेल्ट ऑन स्कोर्स। समझ में आया? ये स्कोर्स पे डील नहीं होगा। क्यों नहीं डील होगा? क्योंकि कंप्लेंट ही नहीं है। ठीक है, शुरू करें? चलो, लिख लिया ना सबने? चलो पहला। अच्छा एक बात बताइए, कंप्लेंट है पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो लिखा नॉट पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट, तब मतलब सिक्योरिटीज मार्केट से नहीं है। वहां पे जाके कंप्लेंट क्या डाल दी मालूम है? सर लक्ष्मी नगर का दुकानदार गलत जूता दे दिया। कहीं से भी सिक्योरिटी मार्केट और इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब लग रहा है तुम्हें? क्योंकि लोग कुछ भी करते हैं इस देश में, समझे ना? चलिए आगे चलें, अगला टिक लगाते चल रहे हो ना। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब, अनोनिमस का मतलब पता ही नहीं है कंप्लेंट करने वाला कौन है ना? जैसे बहुत बार लोग पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना? अब वो बताते हैं ना कि मेरा नाम मत, मतलब उससे पूछता तुम कौन बोल रहे हो, तो बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा। अरे नाम नहीं बताओगे तो कैसे? लेकिन एक केस में नाम नहीं बताओगे तो भी ले लेगा। विशल ब्लोअर कंप्लेंट, जानते हो विशल ब्लोअर कंप्लेंट? विशल ब्लोअर का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में फ्रॉड रॉड जब देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाने वालों का आवाज बंद कर दिया जाता है, इसलिए आवाज उठा के वो छिप जाते हैं, पता नहीं चलने देते किस मुंह से आवाज आई। तो ये इनका तो काम ही चोरी छिपे रहना है। इनका तो काम ही क्या है? चोरी छिपे रहना। तुम लोगों को पढ़ाऊंगा लिस्टिंग में। अच्छा लिस्टिंग डायरेक्टर चैप्टर में मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ाया था तुम लोगों को। विशल ब्लोअर वहां भी पढ़ाया तुम लोग को। वहां क्या बोलते हैं? वहां पे विशल ब्लोअर पॉलिसी को विजिल मैकेनिज्म, याद आया? तो याद होगा उसमें बोला गया था कि आपका नाम क्या रखा जाएगा? कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बताया नहीं जाए। तो विशल ब्लोअर वाला है तो चलेगा, बिना नाम का भी कंप्लेंट चलेगा, लेकिन बाकी बिना नाम का कंप्लेंट चलेगा नहीं। एनोनिमस का मतलब बेनामी, मतलब नाम है ही नहीं, अनाम। पता नहीं अनाम ही होता होगा शायद, जिसका नाम नहीं उसका नाम ही बोलते हैं या बेनाम बोलते हैं। तो बेनाम लो, चलो बेनाम। हाँ ये लो, कंप्लेंट क्या किया पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कंप्लेंट में लिखा सर ये लिस्टेड कंपनी में ना कंपनी सेक्रेटरी ना क्या क्या, आप बताइए, इतना ही लिखा है सर इस कंपनी में ना कंपनी सेक्रेटरी ने ना क्या लिखा, लास्ट में कंप्लेंट रिजॉल्व कीजिए। क्या रिजॉल्व करेगा बताओ? तो जब उससे पूछा गया क्या बोलना चाहते थे, तो उधर से बोला गया सर इस कंपनी में ना कंपनी सेक्रेटरी ना बहुत क्यूट है। तो सर हम इन्वेस्टमेंट उसी का चेहरा देख के कर देते हैं और लॉस खा जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी को बदला जाए। अरे ऐसा कुछ, ऐसा कंप्लेंट लिया जाएगा पहले बताओ पहले, तो फिर आगे तुम ही लोग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। और तुम लोग इतने क्यूट क्यूट से हो, जिस कंपनी कंपनी सेक्रेटरी बनोगे इन्वेस्टर ऐसे ही मिल जाएगा। है ताकत ऐसा तुम लोग में? क्या बोल रहा है? बनने के बाद पता चलेगा। नहीं नहीं, मुझे तो अभी से तुम्हारे रंग ढंग से लग रहा है कि तुम लोग कंपनी में क्या करने वाले हो। जनरल मीटिंग में जब तुम जाओगे तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, ये मेरा है। चलिए आगे। बहुत कम लोग तुम लोग स्मार्ट बोलते होंगे, मैं ही हूं जो बोलता हूं, ठीक है? अच्छा नहीं नहीं, सब लोग बोलते हैं, कहा सब तुरंत बेइज्जती कर देते हैं। हमें कुछ देर अच्छा लग ही रहा था अभी। आगे अच्छा, एलिगेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बताइए। मुंह है तो कुछ भी बोल देंगे आप, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दीजिए क्या? देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है ना, लेकिन आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल। तो आरोप लगाना बहुत आसान है, और ऐसे भी जो बड़ी पर्सनालिटीज होते हैं ना, उन पर ऐसे ही लोग आरोप लगाते रहते हैं। छोटे पर आरोप लगा के मिलना क्या है? रिक्शा वाला पे कितने लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन एमडी उमडी को देखो 100 आरोप लगते रहते हैं। देखो मी टू मी टू, तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, सुना है मी टू? मी टू सच में बहुतों के साथ हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने मी टू का गलत फायदा भी उठाया। नहीं उठाया? अरे किस लोगों को मीठू मीठू लग रहा है, उसको लग रहा है तोता। जानते हो मी टू कैंपेन चला था एक समय में, #MeToo, आजकल बंद हो गया है ना, क्योंकि मीटू कैंपेन जो जिन लड़कियों की तरफ से चला, उन लड़कियों के ही एरिया से कुछ ऐसी भी लेडीज उठी जो बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गिव एंड टेक पे चल रहा है दुनिया, वो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें तो नाना पाटेकर भी फंस गया था, तो शायद वहीं से शुरू हुआ था मीटू। तनुश्री दत्ता ने शायद उस पर आरोप लगाया था, और भी कहानी बढ़ती चली गई मीटू में। मेरे उस समय इतना हैशटैग चल रहा था, मैं भी सोचा मैं भी लिख दूं मीटू, मेरे साथ भी कुछ हुआ। चले आगे, खैर चलो आगे।
अगला सजेशन और सीकिंग। अच्छा एक बात बताइए, कंप्लेंट का रिड्रेसल है या सजेशन देने वाला है? कंप्लेंट, सजेशन फजेशन नहीं मिलेगा यहां पे, है ना? सजेशन के लिए कहीं और जाइए, है ना? आगे चलें। उसके बाद देखो ये सबसे ज्यादा कंप्लेंट आता है इन लोगों के पास, सर हमने इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, दाम गिर गया। और दाम गिर गया से भी देखेगा या कंपनी देखेगी? वो तो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में तो सेंटिमेंट से स्टॉक मार्केट चलता है। दाम बढ़ना गिरना ये कंप्लेंट कभी थोड़ी हो सकता है जिंदगी में। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? चलिए आगे, अगला नॉन लिस्टिंग, प्राइवेट ऑफर पर जो शेयर दिए जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसकी तो लिस्टिंग नहीं होती है ना? उसकी लिस्टिंग होती है क्या? तो ये कोई कंप्लेंट बनता नहीं। आगे, अच्छा प्राइवेट एग्रीमेंट तुम्हारा हुआ था और उसमें कोई झगड़ा हो गया, मतलब दो प्रमोटर आपस में झगड़ रहे हैं, आपको लगता है स्कोर्स का रूट लेंगे वो? अब दो प्रमोटर आपस में झगड़ रहे हैं, अपना सुलझाओ यार, ये कोई सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कंप्लेंट थोड़ी है। चलिए अगला बोलो, आपका ही डॉक्यूमेंट फॉर्ज निकला, फेक निकला, तो इसका मतलब गलत तो आप है। आगे, कंप्लेंट सेबी के औकात से बाहर है। अच्छा अनलिस्टेड कंपनी का लेगा कंप्लेंट वो? अरे बोलो यार, अनलिस्टेड कंपनी का लेगा वो? तो फिर तो वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है ना, तो नॉट इन जुरिडिक्शन ऑफ सेबी, नॉट इन जुरिडिक्शन ऑफ सेबी। अगला, अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड के बारे में बात ये करता नहीं। जैसे गली उली में नहीं कुछ लोग अपने आपको स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर दिखाते हैं और वो पैसा ठग के भाग गए, तो सेबी से रजिस्टर्ड थोड़ी थे जो, ये तो आपको समझना चाहिए, तो जो सेबी से रजिस्टर्ड है उसी से डील करें। ऐसे तो कोई भी किसी का फ्रॉड करके भाग जाता है और खूब भागता है ना? ये फ्रॉड करने वाले लोग इतना हाईफाई दिखाते हैं, क्या बताओ ये कौन कौन होता है? कौन मार्केटिंग? अरे नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो सब बनता है यार, मानना पड़ेगा। मुझे कुछ दिन पहले लगने लगा था कि मैं सीएच छोड़ के वेस्टीज ज्वाइन कर लूं। देखा है वेस्टीज वाले का? तुम लोग में से कोई है क्या वेस्टीज में? नहीं है तो क्या पता, कुछ लोग पैसा कमाते भी हैं सच में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं क्या क्लास में? कोई तुम हो, आप हैं वेस्टीज में? सच में बहुत पैसा है क्या इसमें? मेंबर बने हैं तो काफी पैसा मिल गया होगा अभी तक। अच्छा नहीं, कुछ करने में सच में पैसा आता है क्या? मतलब आपको भी अपने नीचे मेंबर्स बनाने पड़ेंगे। उसका तो ऐसा दिखाता है वो लोग, मालूम है तुम, ऑडी से नीचे बात ही नहीं करता कभी भी। आप देखिएगा उसका वीडियो सब आता है। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक बच्चे से पूछता रहता हो, देखा होगा तुम लोगों ने, कि अभी आपको कितना चेक मिला है एक साल में? तो बोला कुछ लाख में। 10 साल के बाद अपना कहां देखते हैं अपने आप को? तो बोला कि शायद 15-20 लाख रुपया पर मंथ। उसके 10 साल बाद कहां देखते हैं? सर कम से कम करोड़ पर मंथ तो होगा ही। अरे हद करता है ये लोग। सेबी का 2 वीडियो अभी कुछ देर पहले ही दिखाया कि ऐसे स्कीम पर हमें हंसना ही चाहिए और हंस के जाने देना चाहिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। ये लोग शॉर्टकट बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग कमाए भी होंगे पैसा। इसमें वही लोग पैसा कमाते हैं जो शुरू में घुसते हैं। जो लास्ट में घुसता है उसको तो ठगा जाता है। शुरू में जो घुसता है ना, उसका वो बन चुका होता है ना चेन वेन, तो सबके चेन से पैसा कमा लेता है, तो कमा के निकल जाता है और बाद में भाग जाता है। अभी ठगी कैसे देखते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे जिया जी एक एनजीओ खोले, उस एनजीओ में उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं वहां गया भी। तो और एनजीओ में ये लोग मिनिस्टर को दिखाते हैं, मिनिस्टर, मंत्री, बड़ा बड़ा अरविंद केजरीवाल के बॉडीगार्ड उसमें शामिल है, ये है वो है, सबसे मैं मिला भी। तो मिलने के बाद इतना मैच्योर मैं हो चुका हूं कि मैं इस हवाई में अब नहीं आता हूं। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं ना, अगर अजय देवगन अभी मंगल बाजार में आ जाए ना, और मैं अजय देवगन का फैन हूं, फिर भी मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। इतनी मेच्योरिटी है कि मेरा घर मेरा स्टूडेंट चला रहा है, अजय देवगन नहीं चला रहा। तो मुझे अपने स्टूडेंट को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। खाली छुट्टी में मैं देखने जा सकता था उसको, लेकिन क्लास है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं वहां पे गया और उन लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मंत्री आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के साथ हमारा मीटिंग है, इतने तारीख को हम ये करने जा रहे हैं। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कुछ फंडिंग कीजिए, बस वहीं खत्म है कहानी। कोई पैसा मेरे से मांगा, वहीं रुक गया मैंने बोला मैं देखता हूँ, हेलो हाँ ऑफिस से फोन आ रहा, जाना पड़ेगा, हेलो करके मैं वहां से निकल गया। अभी पता चला 2 दिन पहले 4 दिन पहले कि वो एनजीओ का जो मेन था प्रेसिडेंट भाग गया। आज बताओ मैं पैसा लगाया होता तो मैं बर्बाद हो गया होता ना। अब मेरे जिया जी देखिए फिर भी पीछे पड़े हुए मेरे, अब बोल रहे हैं, फोन किए उस दिन कि मेरे घर का नाम मेरे मुंह से निकलने वाला था, मैं बच गया अभी, है ना। तो मेरे घर का नाम बोल के मुझे बोले कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस चाहिए, नए वाले सोसाइटी में डालना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरा मकान मालिक मना करता है। अब चाहे रिश्ता टूटे तो टूटे, मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये सोसाइटी मेरे एड्रेस पे बनाते, मेरा ऑफिस दिखा दिखा के लोगों को, है ना, बुलाते,
मतलब मेरे मौसी की बेटी के हस्बैंड है, दूर थोड़ा हो गया ना, तो मैंने कहा नहीं आप चाहे रिश्ता टूटे तो टूटे, ऐसे भी रिश्ता से कुछ मिल नहीं रहा मुझे, है ना। अच्छा बताओ मैं सही किया कि नहीं किया पहले बताइए। आज वो फ्रॉड करते, एक बार फ्रॉड करके भाग चुका है, आज फ्रॉड करेंगे एड्रेस तो मेरा ही आएगा ना, फंसूंगा तो मैं ही। ऐसे भी ईडी सीबीआई हद किए हुआ आजकल, है कि नहीं। तो इसलिए तुम लोग को ये इस कहानी से शिक्षा मिलनी चाहिए कि रिलेटिव पिलेटिव के भी कन्विंस होना नहीं है, अपना आपको दिमाग लगाना है, समझे। अपना आप चेक कीजिए कि इसमें फायदा है या नहीं। अगर मुझे उसमें फायदा लगता तो मैं करता, नहीं लगा मैंने नहीं किया। एक तो ज्यादा लोगों से बात ही मत कीजिए, आपको वो ना फोकस बिगाड़ देंगे आपका। वो ज्यादा लोगों से बात करेंगे फोकस बिगाड़ेंगे। मैं बात ही नहीं करता किसी से, चुपचाप उठता हूं, क्लास पढ़ाता हूं, ये सब करता हूं, बस मेरा लाइफ इतना ही पड़ा, इसी में खूब अच्छा जिंदगी चल रहा। ज्यादा लोगों से मिलूंगा, ज्यादा स्कीम समझाएंगे वो, है ना। 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे लोगों से मिलूंगा तो समझाएगा ना, जब मिलेंगे नहीं तो क्या मतलब है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। जो ऐसे भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, है ना। आप लोग में से कोई बच्चा है इधर उधर किसी में जुड़ा हुआ, जैसे ये जुड़े में है और कोई, अगर जुड़े में तो बुराई नहीं है, क्या पता आप बहुत पैसा हो आपके पास, लेकिन फिर भी और कहीं कोई जुड़ा हुआ हो, नहीं बताओ कोई ऐसा स्कीम हो 21 दिन में पैसा डबल तो मैं कुछ करूं। कुछ नहीं होता, देखा था उस फिल्म में कैसे भाग गई थी। चलिए अच्छा, कुछ कंपनीज के खिलाफ नहीं कंप्लेंट लगेगा, क्यों? क्योंकि वो कंपनी सेबी के जुरिडिक्शन में नहीं आती होगी। नहीं समझ में आया लोगों को। अच्छा अभी जो मैंने बताया वो क्या था? प्रोहिबिटेड कंप्लेंट, ये है प्रोहिबिटेड कंपनी। दोनों में डिफरेंस है, मालूम है ना। चलिए पहला बोलो। अच्छा कंपनी अगर अनलिस्टेड है या लिस्टेड थी लेकिन बाद में डीलिस्टेड हो गई तो दोनों केस में सेबी से बाहर हो गई वो। अरे अनलिस्टेड है तो सेबी के जुरिडिक्शन में नहीं है, लिस्टेड थी लेकिन सेबी ने उसको क्या कर दिया, डीलिस्ट, तो भी अब वो अनलिस्टेड ही मानी जाएगी ना, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट स्कोर्स पर आएगा नहीं समझ में आया। अगला, कंपनी सिक है, कंपनी क्या है, सिक, और या कंपनी का अभी चल रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और वहां अभी क्या चल रहा है, मोराटोरियम। पढ़ाया था तुम लोग को, एसबीसी में पढ़े थे। मोराटोरियम का मतलब स्टे। आपको मालूम है ना, जब भी कोई कंपनी सिक होती है तो पहले उस पर स्टे लगा दिया जाता है, नहीं तो लोग केस कर करके उसको मतलब रिहेबिलिटेट ही होने नहीं देंगे, तो फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं आएगा। क्योंकि इनके खिलाफ तो कंप्लेंट 1 लाख होंगे क्योंकि कंपनी मर रही है, तो कहा नहीं अभी यार पहले उसके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, अभी हम उसका कंप्लेंट नहीं लेंगे, है ना। मोरेटोरियम याद है कि नहीं याद है? अभी कुछ दिन में मैं आईबीसी स्टार्ट करने वाला हूं फिर से सुबह 8:30 बजे एमडब्ल्यूएफ में। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तुम लोगों में से किसी को आने का मन हो तो आ जाना, ठीक है। आईबीसी अगर ठीक करना है अपना तो आईबीसी के जानते हो ना, 4 चैप्टर तुम लोग को भी पढ़ाता हूं, अब बाकी बुक पढ़ाता हूं प्रोफेशनल वाले को। अब चूंकि प्रोफेशनल का फेस टू फेस बैच स्टार्ट हो रहा है तो उनका पूरा बैच पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें 4 क्लास में तुम्हें बुला लूंगा। अगर मन है तो आ जाना, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, है ना। मोराटोरियम है ये गाना भी है ना, ये है मोराटोरियम। अगला, हाँ ये लो, कंपनी को क्या कर दिए हो, भूल गया स्ट्राइकिंग और भूल गया ये लोग। ये कौन सी कंपनी है, वैनिशिंग कंपनी, याद है, भाग जाती है कंपनी, गायब, याद है ना। उसके बाद सस्पेंडेड कंपनी, कंपनीज अंडर लिक्विडेशन, बाइफर तो खत्म हो गया, बाइफर के जगह कौन आ गया, आईबीबीआई। किसकी बीबीआई, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे। अच्छा कोई कंपनी के खिलाफ केस अभी सब जुडिस है, सब जुडिस मतलब केस अभी चल रहा है लॉ में, किसी कोर्ट में या कौसी, तो केस चल रहा है, तो अगर आपको मालूम है बीच में आप घुस नहीं सकते। सब जुडिस का मतलब केस इज पेंडिंग, केस इज पेंडिंग। पढ़ा नहीं था डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस? अरे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, जेआईजेल, एमडब्ल्यूएफ, ठीक है, याद है ना। चलिए हेडिंग अगला, व्हेन कैन अ केस बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। आजकल जानते हो एडीआरएस भी लोग यूज करते हैं। एडीआरएस मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एडीआरएस। क्या क्या होता है इसमें, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन, पंचायत, ऐसे बहुत सारे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका अपना ग्रीवांस जो स्टॉक एक्सचेंज है या डेपोजिटरी है, ये लोग नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इनसे रिजॉल्व करवाना ठीक नहीं होगा, तो आप चाहें तो आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं।
हर स्टॉक एक्सचेंज ने, हर डिपॉजिटरी ने अपने अपने यहाँ आर्बिट्रेशन का भी एक डिपार्टमेंट बनाया। जैसे अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जानना है तो ये एक वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां चले जाइए। एनएससी का देखना है, यहां पे एक वेबसाइट का लिंक है, वहां चले जाइए। CDSL जानते हो, CDSL डिपॉजिटरी है, NSDL, इन चारों ने, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है और ये 2 डिपॉजिटरी है ना, और जानते हो ना। तो ये इन लोग का अपना ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, वहां आर्बिट्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? आर्बिट्रेशन। आप आर्बिट्रेशन में जो भी स्टेप्स वो बताएंगे उस स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपना आर्बिट्रेशन से झगड़ा सुलझा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ आर्बिट्रेशन ही, या आप चाहें तो कोर्ट में भी घुस सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप चाहें तो आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, और भी है। बाकी इस कोर्स पे अगर आप चाहते हैं कि कंप्लेंट दाखिल करें तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड है। क्या है? लिमिटेशन पीरियड है, वो 3 साल है। 3 साल कहां से गिनोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, याद है? यहां पे कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? हमने कंप्लेंट किया था पहली बार वाला कंप्लेंट किया, पर उधर से रिड्रेसल हुआ नहीं। तो जिस दिन पहली बार कंप्लेंट की है वहीं से 3 साल के अंदर आप कहां जा सकते हो? इस कोर्स पे। कहां जा सकते हैं आप? इस कोर्स पे। तो देखो यहां क्या लिखा है, कंप्लेंट कहां किए थे? तो कंप्लेंट किए थे लिस्टेड कंपनी के पास या इंटरमीडियरी के पास। अगर आपको याद हो, स्टॉक मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक कंपनी, दूसरा इंटरमीडियरी, पर उन लोगों ने हमारी बातों को सुना नहीं। देखो यहां लिखा है, कैसे नहीं सुना भाई? तो रिजेक्ट कर दिया, या उन्होंने कुछ उधर से बोला ही नहीं, या जो बोला उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं समझ में आया? तो इन चारों केसेस में आप कहां जाते हैं फिर? इस कोर्स पे। तो इस कोर्स में कितने साल में चले जाइएगा? 3 साल। 3 साल से लेट मत कीजिएगा, क्योंकि 3 साल के बाद वो हो जाएगा टाइम बार्ड। अच्छा, बाकी मैंने बोल ही दिया था, अगर आपको लगता है कि कोर्ट में जाना तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट में भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।